गोल्ड इंसानों की इकोनॉमी प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा सदियों से रहा है। क्या गोल्ड एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकता है? ये घटना हुआ था मिस्र में। ये समय ऐसा था कि भारत के पास कोई बड़ा गोल्ड माइंस नहीं मिला था। हमारे देश के पास पूरी दुनिया के देशों से ज्यादा सोना मौजूद था। आज की इस वीडियो में जानेंगे गोल्ड की पूरी हिस्ट्री के बारे में, भारत उस वक्त सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, और इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे गोल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, और ये आज से नहीं कई सदियों से रहा है। भारतीयों के ट्रेडिशन में भी ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को भी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले से ही पता था। और ये सिर्फ आभूषण नहीं, ये वर्ल्ड इकोनॉमी का एक ऐसा एसेट है जो कि काफ़ी सेफेस्ट है, और ये हेवन एसेट है। फाइनेंस के ऊपर आपका थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा तो आपको एसेट्स के बारे में पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं कि हमारे पास जितने भी चीज़ें होती हैं या फिर जो चीज़ हम खरीदते हैं वो दो तरह की चीज़ों में डिवाइड होते हैं, यानी कि एक होता है एसेट्स और दूसरा होता है लायबिलिटीज़। एसेट्स वो होता है जिसको हम खरीदते हैं, वो हमारे पास जितना भी पुराना हो वो हमें कोई इनकम जनरेट करके दे या फिर उसका वैल्यू जो है वो दिन ब दिन बढ़ता रहे, वो होता है एसेट्स। और लायबिलिटीज़ वो होता है जिसको हम खरीदते हैं और जितने दिन बीतते जाते हैं उसका जो वैल्यू है वो घटता जाता है, यानी कि वो होता है लायबिलिटीज़। अब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि गोल्ड जो है वो प्योरली एक एसेट्स है, ना कि कोई लायबिलिटीज़ है। गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी या फिर कम होता है तो उसका इफेक्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में साफ साफ दिखाई देता है। गोल्ड की पोजीशन जो है वो आज कहाँ पर है आप सभी को पता है। अभी गोल्ड की कीमत जो है आसमान छू रही थी एक महीना पहले, अभी थोड़ा करेक्शन हो रहा है, पर ये हमेशा नहीं रहेगा क्योंकि ये सब जो है टेम्पोररी होता है। और गोल्ड आज से करीब 10-15 साल पहले जितना था आज उतना नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और ये नियमित चलता रहता है क्योंकि हमें पता है कि गोल्ड एक एसेट्स है। आज की टॉपिक पूरी तरह से शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर ये गोल्ड की हिस्ट्री आखिर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3100 BC की, जब इजिप्ट यानी कि आज का जो मिस्र है वहाँ के मजदूरों को गोल्ड पिघला कर उन्हें साफ करके ठंडा करने का काम दिया गया था। और ये घटना आज से करीब 5000 साल पुराना है, और तब से लेकर अब तक अर्थ से करीब 1,25,000 टन से भी ज़्यादा का सोना इंसान एक्सट्रैक्ट कर चुका है। सबसे पहले इजिप्ट में सोने को पहचाना गया और तब से सोने का एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा। और इंसानों के हाथ इतना सारा सोना लगना कोई आम बात तो नहीं थी। कहा जाता है कि दरअसल पृथ्वी का ये सोना है ही नहीं, यानी कि यहाँ की जो जियोलॉजी है वो सोने के अनुरूप नहीं है। तो फिर आखिरकार ये सोना पृथ्वी पे आया कहाँ से? दरअसल साइंटिस्टों का ये मानना है कि दरअसल आज हम जो सोना को इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम जिस सोने को देख रहे हैं, दरअसल ये किसी एक चीज़ की मलबा है, यानी कि किसी एक स्टार की मलबा है जो पृथ्वी पे कहीं से आ गया है। आज से करीब 4 अरब साल पहले, यानी कि जब पृथ्वी गर्म से ठंडा हो रहा था, तब पृथ्वी के ऊपर भारी उल्का वर्षा हुआ था, और उसी समय ये सोना कहीं से आया है। और इस घटना को जिस वजह से ये सोना तैयार होता है, किसी स्टार की डेब्रिस, वो दरअसल सुपरनोवा की वजह से होता है। ये एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से ये सोना जो है वो बनता है। तो सोच के ही काफ़ी अजीब सा लग रहा है कि हम आज जो सोना गले में पहन रहे हैं, हाथों में पहन रहे हैं, वो दरअसल इस पृथ्वी का है नहीं, वो किसी बाहर एक स्टार जो डेड स्टार है उसका मलबा है जो कि आज हम गले में पहन रहे हैं। इट्स क्वाइट अमेजिंग, नहीं? तो फिर आखिरकार हमें सोना मिला कैसे? दरअसल ये घटना 4 अरब साल पहले की है, जब पृथ्वी ठंडा हो रहा था और पृथ्वी में जितने सारे मेटल एलिमेंट्स थे वो भी तरल अवस्था में थे, और सोना भी जो आया था काफ़ी गर्म था तो वो भी तरल अवस्था में था, और वो इन चीज़ों के साथ घुल मिल गया। पर जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा होता गया तो उस वक्त जो हल्के चीज़ थे जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया वो सारे ऊपर रह गए, और भारी जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब चीज़ नीचे चले गए, और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हो गया। बाद में पृथ्वी की जितने सारे टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से ये जो सोना हो गया या फिर लोहा हो गया ये धीरे धीरे बाहर आने लगे, और बाद में बारिश
होने की वजह से ये जो सोना है वो धीरे धीरे नदी में भी जाने लगा और इसी वजह से ही हमें सोना जो है मिला। सोना नदी में जाने के कारण उस समय मिस्र के लोगों ने इसे नील नदी के किनारे से हासिल करना शुरू किया। ये ऐसा समय था जब कि लेन देन के लिए कोई करेंसी मौजूद नहीं थी, तो इंसानों ने इस सोने को ही लेन देन का एक करेंसी बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने इस सोने की महत्व को समझने लगे और ये सोना जो है वो इंसानों की लाइफस्टाइल को भी काफ़ी प्रभावित करने लगा। मिडिल ईस्ट और यूरोप में उस समय सोना काफ़ी रेयर था, तो इसी वजह से वहाँ के साइंटिस्टों ने सोना बनाने की कोशिश की थी। दरअसल मर्क्यूरी जो है वो सोने के आसपास का एक एटॉमिक नंबर है, यानी कि मर्क्यूरी का जो एटॉमिक नंबर है वो 80 है और सोने की जो एटॉमिक नंबर है वो 79 है। यानी कि ये एक नंबर का जो डिफरेंस है वो अगर इस डिफरेंस को हटा देते तो मर्क्यूरी को वो गोल्ड में बदलने की कोशिश में कामयाब हो जाते, पर ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और इसकी वजह से काफ़ी सारे अलग केमिकल्स मिले, पर उन्होंने गोल्ड को हासिल कर नहीं पाया। कहते हैं कि कोशिश कभी बेकार नहीं जाती और इन एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्होंने गोल्ड को तो हासिल नहीं कर पाया, पर इसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोलिक एसिड जैसे एसिड्स मिले और ये आज आपको भी पता है कि इंडस्ट्री सेक्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इतिहास में कई सारे ऐसे मास किलिंग्स और कई सारे ऐसे दर्दनाक घटनाएं इस सोने की वजह से हो चुकी हैं। खासकर बात करेंगे हम 16वीं शताब्दी, यानी कि जब पोर्तुगीज़ और स्पेनियार्डो साउथ अमेरिका जाते हैं। वहाँ के लोग हर चीज़ सोने का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ के वोल्केनो से आयरन के साथ साथ काफ़ी मात्रा में गोल्ड निकलता था और पोर्तुगीज़ और स्पेनियार्डो इस सोने को हासिल करने के लिए पूरी तरह से ये सिविलाइजेशन, साउथ अमेरिका की सिविलाइजेशन, यानी कि जो मूल निवासी थे वहाँ के इक्का सिविलाइजेशन, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और वहाँ की सोने को हासिल करते हैं। और ऐसी घटनाएं हमारे देश में भी हो चुके हैं, खासकर जब मुगल्स यहाँ पे आए थे, शासन के नाम पर वो लूटमार मचा चुके थे यहाँ पे और यहाँ के सोना अपने देश में ले जा चुके हैं। और इसके बाद भारत में आए ब्रिटिशर्स, और आप सभी को ये कहानी पता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आके कितने सारे चीज़ें, यहाँ के कितने धरोहर और काफ़ी कीमती हीरे जवाहरात सोना लूट कर अपने देश में ले जा चुके हैं। उसमें से एक ख़ास चीज़ कोहिनूर हीरा है, जो कि वो भी हमारे देश से वो लूट के ले जा चुके हैं। और यानी कि पुराने ज़माने में भारत में कोई बड़ा खजाना सोने का नहीं था, यानी कि कोई माइंस, गोल्ड माइंस नहीं मिली थी, फिर भी भारत के पास इतना ज़्यादा सोना था कि ब्रिटिशर्स और मुगल्स भारत के इस सोने को पूरी तरह से ले नहीं जा सके। इसका मतलब भारत के पास खजाना ना होने के बावजूद इतना सोना भारत के पास आखिर आया कैसे? गोल्ड की पावर को समझना है तो एक घटना है 24 जनवरी 1948 का, जब जेम्स मार्शल नाम के एक यूरोपियन व्यक्ति, उनको कैलिफोर्निया के एक नदी के किनारे कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी और दरअसल वो गोल्ड था, और जिसकी वजह से वहाँ पे आज एक बड़ा शहर बसा हुआ है जिसको आज हम सैन फ्रांसिस्को के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद से पूरी दुनिया में जैसे गोल्ड रश शुरू हो गया, सभी देश गोल्ड की खोज में लग गए और अमेरिका, रसिया और साइबेरिया ऐसे जगहों में कई सारे गोल्ड माइंस मिले, पर उस समय जहां सबसे ज़्यादा गोल्ड माइन मिला वो था अफ्रीका, यानी कि वहां पर 5 गोल्ड माइंस मिले, पर वो कुछ खास अफ्रीका के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पर कॉमनवेल्थ के नाम पर काफ़ी ज़्यादा सोना लूट कर अपने देश ले गए थे। वीडियो में पहले हमने एक सवाल पूछा था कि भारत के पास कोई गोल्ड माइन ना होने के बावजूद भी भारत के पास इतना ज़्यादा सोना कहाँ से आया। तो ये बता दूं कि भारत उस समय ट्रेड से सोना जो है अपने देश लाता था, जो कि भारत का उस समय कपड़ों का और मसालों का जो डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा था, और उन देशों के पास भारत को इन चीज़ों के बदले देने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं था, तो भारत उनके बदले सोना लेता था और व्यापार करता था। अपने देश का मसाला और कपड़े बेचकर भारत अपने देश सोना लाता था, और इसी तरह से ट्रेड करके भारत जो है उस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व वाला देश बन चुका था, और इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
फिर समय आया मुगल्स की, जिन्होंने भारत में आकर शासन तो राज किया, उसके साथ वो हमारे देश से कई सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात वो लूट कर अपने देश ले गए। और फिर उनके बाद ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर, फिर भारत को लूटा, अच्छा खासा लूटा। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हमारा सबसे खास हीरा जो कोहिनूर हीरा था वो भी लूट के ले गए, साथ कई सारे सोने हीरे जवाहरात कई टन टन अपने देश लूट कर यहाँ से ले गए। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना रिजर्व है, जो कि है 8000 टन से भी ज़्यादा का, जहाँ की भारत में ये आज 900 टन है सोना रिजर्व गवर्नमेंट के पास। पर यहाँ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकार ये बताते हैं कि भारत में जो महिलाएं हैं, जो प्राइवेट सोना है, जो फैमिलीज़ के पास हैं, वो अमेरिका से करीब 2 से 3 गुना ज़्यादा सोना हमारे भारतीयों के पास है, जो कि चाइना की गोल्ड रिजर्व से करीब 10 गुना ज़्यादा है। इंडियन वुमेन के पास करीब 24 से 25 हज़ार टन का सोना यानी कि मौजूद है, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर मानते हैं, जिनका वैल्यू करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर का है। और ये भारत की जीडीपी से थोड़ा ही कम है, जहाँ की भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर है। ये अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय महिलाओं के पास पूरी दुनिया का जो है 11% सोना आज मौजूद है, यानी कि हमारी फैमिलीज की जो है आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतरीन हो रही है जब गोल्ड प्राइस बढ़ता है। भारत के खजानों को मुगल्स ने लूटा, फिर ब्रिटिश ने लूटा, फिर उनके बाद भी भारत के पास इतना सोना आज मौजूद है, यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय यानी कि गुप्तस के समय भारत के पास कितना सोना होगा, और इसीलिए भारत को उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतनी सब बातचीत से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आखिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद होगा या फिर नहीं। इन सब टॉपिक्स को जानने के बाद आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, पर मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, तो जो भी कीजिएगा अपने मुताबिक कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और कहीं गलत या सही लगा तो कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।